कहानी शुरू होती है साल 1963 में। मैक्सिको में कुछ पुरातत्वविदों को एक रहस्यमयी गुफा मिलती है। गुफा के गहरे हिस्से में खुदाई करते हुए उन्हें एक चौकोर डिब्बा मिलता है जो किसी ताबूत जैसा दिखाई देता है। किसी को अंदाजा नहीं होता कि इस डिब्बे के बाहर आने के साथ ही एक भयानक और अजीब घटनाओं की श्रृंखला शुरू होने वाली है। दृश्य बदलता है और एक अपार्टमेंट में एक महिला फोन पर बात कर रही होती है। अचानक फर्श पर बिना किसी वजह के दो गीले पैरों के निशान उभर आते हैं। महिला हैरान होकर उन्हें देखती है और तभी अचानक बिजली चली जाती है। डर से घबराई वह धीरे धीरे बाहर गलियारे में जाती है जहां दूर उसे वही चौकोर डिब्बा दिखाई देता है। इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है और अपार्टमेंट फिर सामान्य दिखने लगता है। कुछ समय बाद उसी अपार्टमेंट में एक नई किराएदार आती है जिसका नाम है। वह बहुत मुश्किलों के बाद चोरी छिपे अमेरिका पहुंची है और उसके पास कोई कानूनी पहचान नहीं है, इसलिए उसे छोटे मोटे काम करके गुजारा करना पड़ता है। एक दिन उसे कम किराए वाला एक विज्ञापन दिखता है और वह तुरंत अपार्टमेंट देखने पहुंच जाती है। दाढ़ी वाला मकान मालिक उसे बताता है कि यहाँ सिर्फ महिलाओं को ही कमरा दिया जाता है और फिलहाल उसके अलावा सिर्फ एक और किराएदार है। इतने बड़े अपार्टमेंट में इतने कम लोग होने पर को थोड़ी हैरानी तो होती है, लेकिन सस्ता किराया देखकर वह ज्यादा सोचती नहीं। पहली ही रात अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। फर्श की दरार से उसे नीचे किसी पुरुष की परछाई दिखाई देती है, जबकि कहा गया था कि यहाँ सिर्फ महिलाएं रहती हैं। इसी उलझन में वह सो जाती है और सपने में अपनी मृत माँ को देखती है। अचानक उसे महसूस होता है जैसे कोई सचमुच उसके बाल सहला रहा हो और वह घबराकर जाग जाती है। अगली सुबह बाहर निकलते समय उसकी मुलाकात दूसरी किराएदार एक सुनहरे बालों वाली लड़की से होती है जो अजीब और उलझी हुई बातें करती है जिससे को कुछ समझ नहीं आता। जैसे ही वह बाहर निकलती है ऊपर की मंजिल पर कुछ रहस्यमयी परछाइयां दिखाई देती हैं। बिना पहचान के होने के कारण का जीवन कठिन है। फैक्ट्री में काम करने वाला एक साथी उसे बताता है कि वह पैसे देकर जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकती है जिससे उसे वैध पहचान मिल जाएगी। यह सुनकर खुश हो जाती है और अपने अमेरिका में रहने वाले मामा से मिलने जाती है क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि पहचान मिलने पर वह उसे अच्छी नौकरी दिलवा देंगे। मामा से मिलकर लौटने के बाद जब अपार्टमेंट में प्रवेश करती है तो उसे किसी के मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह सावधानी से आवाज की दिशा में जाती है और पाती है कि एक कमरे का दरवाजा बंद है जिसके बाहर गहरे नाखूनों के निशान बने हैं। ये देखकर उसके अंदर डर की लहर दौड़ जाती है। उसे कुछ ठीक नहीं लगता और वह मकान मालिक से पहले दिए गए एडवांस पैसे वापस लेने के बारे में सोचने लगती है क्योंकि अब उसे एहसास होने लगता है कि इस जगह पर कुछ बेहद डरावना छिपा हुआ है। मकान मालिक से पहले दिए गए पैसे वापस मांगती है लेकिन वह साफ मना कर देता है और कहता है कि पैसे वापस मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। मजबूर होकर अपने कमरे में लौट आती है। तभी फर्श के वेंट के पास उसे फिर वही मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनाई देती है। उसे पता होता है कि नीचे वही सुनहरे बालों वाली लड़की रहती थी, इसलिए वह घबराते हुए नीचे जाकर दरवाजा खोलती है लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। जैसे ही मुड़कर बाहर निकलती है कमरे के अंदर एक अजीब सी परछाई उभर आती है। उस रात फिर अपनी माँ का सपना देखती है। माँ कुछ नहीं बोलती, बस दूर किसी चीज को देखती रहती है। जब उस दिशा में देखती है तो वही डरावना चौकोर डिब्बा दिखाई देता है। अगले दिन वह रोज की तरह काम पर जाती है। तभी एक तितली उसके पास आकर बैठती है और उसे अचानक किसी के छूने जैसा असली एहसास होता है जिससे वह डर जाती है। काम के बाद सहकर्मी उसे बार में मिलने बुलाता है और बताता है कि बाकी पैसे दे देने पर जन्म प्रमाण पत्र जल्दी बन जाएगा। खुश होकर अपनी सारी बचत उसे दे देती है, लेकिन जब वह खुशी खुशी वापस अपार्टमेंट पहुंचती है तो एक और डरावना दृश्य देखती है। एक आदमी बार बार अपने सिर से दरवाजे पर जोर से टक्कर मार रहा होता है। डर कर वह तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। तभी बाहर गलियारे की लाइट जलती है और दरवाजे के पास एक परछाई दिखाई देती है। जिज्ञासा में वह बाहर निकलती है और किचन में दो नई किराएदारों से मिलती है। थोड़ी देर बाद मकान मालिक आता है तो अन्नुआ उससे पूछती है कि नीचे दरवाजा पीटने वाला आदमी कौन था। वह कहता है कि वह उसका भाई है और शायद नशे में था, इसलिए चिंता की बात नहीं है। मकान मालिक नई लड़कियों को कमरे दिखाने चला जाता है और इसी दौरान उसकी खुली हुई रूम में चली जाती है। अंदर तितलियों के कई नमूने रखे होते हैं और एक फोटो में मकान मालिक और उसका भाई बचपन में साथ दिखते हैं। पास ही एक टेप रिकॉर्डर चल रहा होता है। जब हेडफोन लगाकर सुनती है तो उसमें किसी तरह की पूजा और बलि से जुड़ी बातें रिकॉर्ड होती हैं, जैसे किसी अनजान शक्ति को पाने का कोई अनुष्ठान हो। फिर एक फोटो में उसे वही चौकोर डिब्बा दिखाई देता है जो वह अपने सपनों में देखती रही है। उसी समय उसे महसूस होता है कि कोई दूर से उसे घूर रहा है, लेकिन जैसे ही वह देखती है वह परछाई गायब हो जाती है। घबराकर वह कमरे से निकल जाती है, लेकिन बाहर जाते समय वही आकृति फिर दिखती है। अगले दिन फैक्ट्री में उसे पता चलता है कि जो सहकर्मी उसके कागज बनवाने वाला था वह अचानक नौकरी छोड़कर गायब हो गया है। तब को समझ आता है कि उसकी सारी जमा पूंजी ठगी जा चुकी है। वह निराश होकर अपार्टमेंट लौटती है और सोचती है कि अब आगे क्या करेगी। तभी ड्रेन से फिर वही मदद की आवाज सुनाई देती है। वह पानी बंद करती है तो आवाज और साफ सुनाई देने लगती है। अचानक पर्दे के पीछे एक परछाई दिखती है जो बिल्कुल उसी सुनहरे बालों वाली लड़की जैसी लगती है, लेकिन पर्दा हटाने पर वहाँ कोई नहीं होता। डर कर बाहर भागती है और मकान मालिक से टकरा जाती है। वह उससे उस लड़की के बारे में पूछती है तो वह कहता है कि वह तो काफी पहले ही यहाँ से चली गई थी और भी डर जाती है। तभी एक तितली उसके पास उड़ती हुई आती है और उसे लगता है कि शायद
यह सब एक सपना था, लेकिन सब कुछ इतना असली लगता है कि उसका डर कम नहीं होता। तभी उसे एहसास होता है कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, जबकि उसे पूरा यकीन था कि उसने उसे बंद किया था। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ती है और सामने वाले कमरे में एक परछाई को खड़े हुए देखती है जो उसे घूर रही होती है, और उसी क्षण उसके जीवन का सबसे डरावना अनुभव शुरू होने वाला होता है, जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगी। अन्ना दो भूतों को अपने सामने लड़ते हुए देखती है और यह नजारा इतना अजीब होता है कि डरने के बजाय वह उनके पीछे चली जाती है। आगे जाकर उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो बहुत दर्द में किसी से मदद की भीख मांग रहा होता है। इतना सब देखने के बाद कोई भी सामान्य इंसान उस जगह पर रहना नहीं चाहेगा, इसलिए अन्ना वहां से जाने का फैसला कर लेती है। जाने से पहले वह मकान मालिक के दरवाजे पर जाकर अपना जमा पैसा वापस मांगती है, लेकिन दरवाजा मकान मालिक का गंजा भाई खोलता है और कह देता है कि वह घर पर नहीं है। अन्ना के पास कोई और विकल्प नहीं होता और वह बिना पैसे के मेट्रो में रात गुजारने का फैसला करती है। मेट्रो में अचानक लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और कुछ ही पलों में पूरा डिब्बा खाली हो जाता है। तभी उसे अपनी माँ दिखाई देती है और माँ की नजर जिस दिशा में होती है वहाँ वही रहस्यमय बॉक्स फिर दिखाई देता है। अन्ना घबराकर जाग जाती है और सोचने लगती है कि क्या अब तक जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक बुरा सपना था। तभी मकान मालिक उसके सामने आ जाता है और कहता है कि उसने उसका जमा पैसा उसके कमरे में रख दिया है। अन्ना तुरंत कमरे में जाकर सब कुछ उलट पलट कर देखती है, लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते। तभी मकान मालिक का भाई कमरे में आ जाता है और अन्ना डर कर कोने में बैठ जाती है। उसके पास विरोध करने की ताकत नहीं होती और अंत में उसे वहीं कैद कर लिया जाता है। कुछ समय बाद पहले आए दो नए किराएदार भी वहां पहुंचते हैं और वे बहुत डरे हुए लगते हैं। उन्हें भी वैसी ही डरावनी घटनाएं झेलनी पड़ी होती हैं। वे बताते हैं कि उन्हें बार बार घर का सपना आता है और हर सपना उस अजीब बॉक्स से जुड़ा होता है। तब अन्ना समझ जाती है कि उन सब के बुरे सपनों की जड़ वही बॉक्स है। अचानक कमरे में कई परछाइयां दिखाई देती हैं जो एक साथ अन्ना को घूरने लगती हैं और उसी समय उसकी माँ भी वहां दिखाई देती है। तभी अन्ना उस भ्रम से बाहर आ जाती है और देखती है कि मकान मालिक और उसका भाई उन दो लड़कियों पर हमला कर रहे हैं। अन्ना उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे जोर से धक्का देकर गिरा दिया जाता है और फिर उसे भी कैद कर लिया जाता है। मकान मालिक अन्ना को बताता है कि वह यह सब मजबूरी में कर रहा है क्योंकि उसे अपने भाई की बीमारी ठीक करनी है। फिर उसका भाई अंदर आता है और अन्ना के माथे पर खून के 3 निशान बनाकर उसे कंधे पर उठाकर बाहर ले जाता है। रास्ते में अन्ना को उन लोगों की आत्माएं दिखाई देती हैं जो पहले इस अपार्टमेंट में मर चुके होते हैं। तब उसे समझ आता है कि वे आत्माएं पहले उसे चेतावनी देने की कोशिश कर रही थीं। अब बहुत देर हो चुकी होती है। अन्ना को बेसमेंट में ले जाकर एक वेदी पर बांध दिया जाता है। गंजा भाई उस रहस्यमय बॉक्स को खोलता है और उसके अंदर गहराई इतनी होती है जैसे वह किसी दूसरी दुनिया से जुड़ा हो। सब तैयार करने के बाद वह दरवाजा बंद करके चला जाता है। कुछ देर बाद बॉक्स से अनगिनत अजीब तितलियां निकलने लगती हैं और अन्ना फिर एक सपने में चली जाती है। सपने में वह खुद को अपनी माँ के पास बैठा देखती है जैसे वह उसकी देखभाल कर रही हो। फिर दृश्य बदलता है और असलियत में अन्ना अभी भी वेदी पर चुपचाप पड़ी होती है। वेदी पर बंधी अन्ना के सामने रखा बॉक्स धीरे धीरे खुलने लगता है और उसके अंदर से एक भयानक और कुरूप राक्षस बाहर रेंगने लगता है। उसी समय सपने में मौजूद अन्ना भी उस राक्षस की मौजूदगी महसूस कर लेती है। वह कमरे के कोने में रखे बॉक्स की ओर देखती है और वहां से निकलना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उसे जाने नहीं देना चाहती। इधर असल दुनिया में राक्षस पूरी तरह बाहर आ चुका होता है। वह अन्ना के सिर के ऊपर झुककर बैठ जाता है और उसे निगलने ही वाला होता है। तभी सपने वाली अन्ना एक कठिन फैसला लेती है और तकिए से अपनी ही माँ का दम घोंट देती है। उसी क्षण असल दुनिया में अन्ना की आंख खुल जाती है और राक्षस अचानक हमला छोड़कर वापस बॉक्स में चला जाता है। अन्ना लड़खड़ाते हुए ऊपर की मंजिल पर पहुंचती है और कोई हथियार ढूंढकर पलटवार करने की तैयारी करती है। उधर गंजे आदमी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है क्योंकि हर बार बलि के बाद उसके घाव जल्दी भर जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता। वह अपने भाई को बाहर देखने भेजता है। दरवाजा खुलते ही अन्ना हमला कर देती है। गंजा आदमी भी लड़ाई में कूद पड़ता है और अन्ना उस पर भारी नहीं पड़ पाती। वह अन्ना की टांग पर जोर से पैर रखकर उसका टखना तोड़ देता है। वह अन्ना को ऊपर से फेंक कर मार देना चाहता है, लेकिन घसीटे जाते समय अन्ना को एक नुकीला टुकड़ा मिल जाता है। तभी गंजे आदमी का ध्यान भटकता है और अन्ना अचानक पलटवार करके उसी टुकड़े से उसकी गर्दन की मुख्य नस काट देती है। इतना ताकतवर आदमी भी मरते समय सोच नहीं सकता था कि एक लड़की उसके लिए खतरा बन जाएगी। अन्ना वहां से निकलने ही वाली होती है कि उसे पता चलता है मकान मालिक अभी जिंदा है। उसके मन में एक खतरनाक विचार आता है और वह मकान मालिक को बांधकर वेदी पर रख देती है। फिर अपनी आंखों के सामने राक्षस को उसका सिर खाते हुए देखती है। सब खत्म होने के बाद अन्ना को मकान मालिक की आत्मा दिखाई देती है और उसे समझ आता है कि जिन लोगों को राक्षस खा लेता है उनकी आत्माएं इसी अपार्टमेंट में फंस जाती है। जब अन्ना घायल टांग के साथ वहां से निकलने की कोशिश करती है तो उसका टूटा हुआ टखना अचानक ठीक हो जाता है। तब उसे बलि का असली मतलब समझ आता है। बलि पूरी होने पर एक रहस्यमयी शक्ति मिलती है। अपने अतीत और यहाँ तक पहुँचने की मुश्किलों को याद करके अन्ना सोचती है कि अगर वह यहीं रुककर अगली मकान मालिक बन जाए तो शायद उसके लिए यही बेहतर होगा, और यहीं कहानी खत्म होती है।